नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। कल मैं पढ़ाते ही चल गया था और मुझे पता नहीं चल पाया कि लाइव कट चुका है, लाइव बंद हो चुकी है और मैं पढ़ाते जा रहा था बस, है ना। तो इसके लिए मुझे दुखी है, मैं समझ नहीं पाया। खैर, मैं समय को बर्बाद ना करते हुए, चूँकि आपकी समय बहुत अभी कीमती है और आपका समय यानी मेरा समय, तो हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं ये प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। आज पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करूँगा। चलिए आते हैं, तो हम उसमें वीडियो में देखें कि मैंने 11वां नंबर क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो 12वां है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है सो स्वतः अपरिमेय होता है। कोई भी आप संख्या लीजिए, परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या रहे, अगर उसको अपरिमेय संख्या के साथ गुणनफल कर देंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये पहले हम बता रहे थे इसीलिए इस तरह से हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको रब करके और फिर से मैं बताता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 65 और 117 है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का HCF जो है वो कितना होगा, वो पहले हमको निकालना होगा। तो 65 और 117 का अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका HCF 13 होगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान में देखेंगे तो एक सेकेंड, ये यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपको 117 कितना में घटाएंगे, जो आना चाहिए 13, तो 130 में घटाएंगे। और 130 लाने के लिए हमको लिखना होगा, 65 तो है तो 2 गुना करेंगे तभी 130 आएगा, तो इसलिए m के जगह पर क्या होगा 2। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए वो तो डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल अगर 9 दिया हुआ है तो ये LCM ज्ञात करने के लिए HCF दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्या दिया हुआ है। पहले बात देखिए, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अगर दो संख्या दिया हुआ है तो इसका सूत्र होता है HCF इंटू LCM, ठीक। तो फर्स्ट नंबर जो है सो 306 है और दूसरा नंबर 657 है और HCF दिया हुआ है इधर गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 9। और इसको काट देंगे तो 9 तिया 27, बचा कितना 3, 9 चौके 36, 4। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन दे करके आप लोग ये बना भी सकते हैं, सॉरी ऑप्शन वाला तो हो गया उधर। अब यहाँ पे देखिए इसको बना सकते हैं, तो इसको गुना करने पर यानी 34 और 657 को अगर हम गुना करते हैं तो आ जाएगा 22, 33, 8, ठीक है, 22,338। अब आते हैं तो अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए 510 और 92 का, तो 510 का आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 2 से भागा देंगे, 25 दूनी 50 और 5 फिर से देंगे 51, फिर 3 से देंगे 17 और अब तो भागा लगेगा ही नहीं, फिर 92। तो इसीलिए 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, 510 का 91 का अगर लगाते हैं तो 92 का अगर लगाते हैं तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 6, फिर 2 से 23 बार में। अब यहाँ पे देखिए कि हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है HCF, तो दोनों में जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं HCF और LCM फिर बाद में बताते हैं ना। तो दोनों में मेरा क्या मिल रहा है 2, तो इसीलिए HCF मेरा 2 हो गया। LCM हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन को, यानी सभी अंक को तो लिखना है लेकिन उसका मिनिमम पावर लिखना है। जैसे 2 लिख दिए तो 2, यहाँ पे देखिए 2 जो है सो इसमें इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 का पावर 1 है, यहाँ तो है ही नहीं लेकिन 3 को भी लिखना है।
और 23 भी लिखना है और 17 भी लिखना है और सबको गुना करके लिख देना है, बस इतना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए इस चीज़ को, ठीक है। कह रहा है 124 और 148 HCF जो निकालना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले सबसे छोटा अंक से भागा देते हैं बड़ा अंक संख्या को। अब यहाँ पे एक बार में जाएगा 124, तो यहाँ हो जाएगा 24, फिर भागा देते हैं 124 और उसके बाद देखते हैं कि ये कितना बार में कटेगा। तो 5 बार में अगर हम काटते हैं तो हो जाएगा 5 बार में 5 के 20 और यहाँ यानी 120, तो 4 आ जाएगा और फिर 4 से भागा देंगे तो 24, यानी 6 चौके 24, ठीक है, ये कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 148 बराबर क्या हो जाएगा, 124 गुने 1, 100, ये दोनों को गुना करके और इसको जोड़ा जाता है। देखिए बहुत कोई जानते हैं, ये हमें पता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको भी तो बताना है ना हमें। अब ये 124 को चेक करेंगे, बीच वाले को चेक करना है हमेशा 124 को, तो 24 गुने 5 प्लस 4। अब फिर ये 24 को चेक करना है, तो 24 को कैसे लिखेंगे, 4 गुने 6 प्लस 0, जहाँ 0 आ जाता है तो ठीक बराबर के बगल वाले HCF कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। ये कह रहा है, हम जल्द जल्द बताते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हम लोग को निकलना है ना, तो ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए 2 और 5 है तो ओबियसली है कि शांत है। सिर्फ हम बताए थे पहले बार भी कि आप लोगों को डिनोमिनेटर में यानी हर में आपको देखना है कि 2 और 5 अगर रहे तो सिर्फ शांत लिख देना, अगर सिर्फ 2 भी रहे तो भी शांत लिखना है, अगर सिर्फ 5 रहे तो भी शांत ही लिखना है। तो 2 और 5 है तो इसलिए हम लोग शांत लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये आपको मैं बताया था कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन रहेगा और एक श्योर रहेगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि जस्ट इसका उल्टा कि अगर ठीक है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा। अगर हम ये मानते हैं तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो r माइनस ये 3 हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पे रूट ये 4 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए मान लेते हैं अगर ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो पॉसिबल नहीं है, इससे विरोधाभास हम लोगों को प्रतीत होता है, इसीलिए ये जो है सो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 96 और 404 का HCF ये चीज़ तो हम बता चुके हैं, तो इसलिए इसको हम ना बताते हुए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए ये क्वेश्चन जो है सो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो है सो 2024, 10 और 18 में पूछा गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल में। देखिए 18 सबसे पहले 10 में पूछा गया, फिर 8 साल के बाद पूछा गया, फिर 6 साल के बाद पूछा गया, ठीक है। और हो सकता है इस बार पूछा जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। कह रहा है विषम पूर्णांक जो है सो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे देखिए मान लेंगे कि माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है a है
और b मेरा 6 के बराबर है, ये जो कांस्टेंट है फिक्स्ड है हम लोग मान लिए हैं, और r कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर हम 6 से भागा देते हैं तो r क्या हो सकता है, r या तो 0 होगा, क्योंकि इससे कम होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ r जो है सो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा ही होगा। तो संभव क्या हो सकता है मेरा शेषफल, तो 0 से लेके 5 तक होगा। ठीक है, अब अगर हम उस रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर अगर शेषफल मेरा 0 रहे तो 6q हो जाएगा, और शेषफल मेरा 1 रहे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। अगर शेषफल मेरा 2 रहे तो इस रूप में लिख सकते हैं, और इस 3 रहे तो इस रूप में, 4 रहे तो इस रूप में, 5 रहे तो इस रूप में। अब यहाँ समझने वाली बात है, आप एक चीज़ समझिए कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, चूँकि 6 तो हम समझ रहे हैं कि सम संख्या है, कोई भी संख्या 1 है, मान लीजिए 1 से गुना करते हैं, ये विषम संख्या है ना, तो भी हमको गुणनफल क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। अगर 2 से गुना करते हैं सम संख्या तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होता है। अगर 3 से गुना करते हैं विषम संख्या, यानी सम और विषम से ही ना गुना कर पाएंगे, तो भी हमें सम ही प्राप्त होता है। यानी 6 के साथ कोई भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो वह जो है सो सम संख्या प्राप्त होगा, यानी 6q क्या हो गया, सम संख्या। इससे तो ये पता चल जाता है। अब 6q अगर सब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अगर 6q सम संख्या है और अगर हम इसमें विषम संख्या को जोड़ दें, विषम संख्या को जोड़ दें तो यह किसका रूप ले लेगा, तो देखिए कोई भी सम संख्या, यानी 6 में मान लीजिए हम 1 जोड़ देंगे तो 7, यानी विषम संख्या प्राप्त होगा। ये क्या चीज प्राप्त होगा, विषम संख्या, है ना। अगर फिर विषम संख्या जोड़ दे 3 तो भी क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। ये भी क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। तो कोई भी विषम संख्या अगर सम संख्या के साथ जोड़ दें तो वो विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से हम लोग सिद्ध कर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। √5 वाला तो वो आप लोग कर लीजिएगा, अब परिमेय संख्या सिद्ध करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर में, क्योंकि इसमें कम से कम दूसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे। और ये दूसरा चैप्टर जो है सो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा और वो निश्चित तौर तरीके से आएंगे। देखिए एक शून्यकों का योग वाला क्वेश्चन रहेगा, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, एक वो क्वेश्चन रहेगा और एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए रहेगा। यही 2 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग बहुत आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें देखिए ये जो 17 अत्यंत महत्वपूर्ण सेट इसमें मैंने क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, मतलब 17 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसी में से पूछा जाएगा। और इसमें हम लोग ज़्यादा समय ना लेंगे, कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के पहले ख़त्म हो जाए। 50 मिनट सीखने का समय मैंने बताया है, लेकिन 30 मिनट के पहले ख़त्म हो जाए, ये मैं कोशिश करूँगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो 9 क्वेश्चन है ना, और वेरी शॉर्ट आंसर जो है सो 4 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर 3 गो है और 1 क्वेश्चन लॉन्ग है, वो मैं बताते निकल जाऊँगा तुरंत। ठीक है, चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है y बराबर px दिया हुआ नहीं, यानी x अक्ष को देखना है कि ये जो रेखा है सो कितनी बार काट रहा है। तो 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, है ना। तो 2 बार काट रहा है और इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या मेरे 2 हो जाएंगे, है ना। चलिए अब x स्क्वायर माइनस 15 सॉरी, अब इसके शून्य के ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो x स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर हम देखना चाहें तो √15 का स्क्वायर होना होगा, और इसका चूंकि शून्य निकालना है इसलिए शून्य निकालेंगे। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे,
कि a माइनस बी के रूप में इसको हम लोग तोड़ेंगे। a माइनस बी के रूप में इसका मतलब a माइनस बी, ये √15 हो जाएगा, और a प्लस बी यानी ये 15 हो जाएगा, √15 है ना, इक्वल टू 0। एक बार हम, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब कोई एक संख्या 0 हो। तो x माइनस √15 को अगर 0 करते हैं तो x बराबर √15 हो जाएगा, और अगर इसको 0 करते हैं, सपोज दैट वो 0 नहीं हो करके ये 0 हो, तो x बराबर माइनस √15 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये और ये। तो देखते हैं, √15 ये वाला यानी सी वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, बनाया हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया है। अब आते हैं नीचे, तीसरा नंबर। मैंने बताया था कि इसके शून्यकों का योगफल, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक a और b है तो उसके योगफल क्या होंगे। तो हम लोग जानते हैं भाई कि उस पर निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत कोई ना क्या करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं फिर उसका योगफल निकालते हैं, वो गलत बात है, उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। शून्यकों का योगफल बराबर, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है और हम लोगों को ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही पढ़ना होगा। तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और बी कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस तो पहले से था और ये माइनस, तो ये प्लस ना हो जाएगा, तो 2, और ए मेरा कितना है 1, तो 2/1 यानी 2 लिख सकते हैं। तो ये सी हो गया ऑप्शन सही, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा कह रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी आप बनेगा तो लॉन्ग में, बट शॉर्ट नियम कैसे है आप समझिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और अल्फा प्लस बीटा यानी ये शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद में हो गया। इक्वल टू 0 कर सकते हो जब ये बट्टा में रहता है तो x² माइनस ये शून्यकों का योग हो गया। शून्यकों का योग कितना दिया, चूंकि ये योग पहले है यानी ये 3 पहले है, तो 3x और प्लस -2, तो x² हो जाएगा, x² माइनस 3x और प्लस माइनस -2, तो ये हो गया आंसर, है ना। तो देखते हैं ये सी नंबर में, ठीक है। और हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएं कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना नाम दर्ज करें। अब ये जो है प्री प्राइम, ये यहाँ पे देखिए हम लोग बच्चे जैसा नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख लें, थोड़ा सा शेयर करें वीडियो को, है ना, और हमें सपोर्ट करें। चलिए अब कह रहा है कि शून्यकों का योग निम्न, फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना के आएंगे, है ना, -b/, ये वाला, ठीक है। तो ये बना के आइएगा, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, या कमेंट सेक्शन में इसका बताइएगा, तब पता चल पाएगा कि कौन कौन देख रहे हैं बीच बीच से, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है कि घात 1 के बहुपद को कौन सा बहुपद कहेंगे। तो जिसका घात याद रखिएगा, जिसका घात 1 रहता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसका घात 2 रहता है उसको हम लोग द्विघाती कहते हैं, जिसका घात 3 रहता है उसे त्रिघाती कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आते हैं किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो, द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी बताया था ना कि जिसके शून्यकों की संख्या 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और 3 रहेगा तो त्रिघात। तो द्विघात तो पहले बता दिया, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक
जीरो दिए हुए हैं तो तीसरा शून्यक के क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, दो शून्यक अगर जीरो दिए हैं तो इसका तीसरा शून्यक क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। कैसे होगा ये आपको हम बता देंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, वो सारा चीज़ बता दिया जाएगा। अब इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो आप देख लीजिएगा 1 2 3 है ना। तो इसके शून्यों की संख्या कितनी है कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन वाला खत्म हुआ, अब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि इतना जो है सो द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो आपको जांच करने के लिए सबसे पहले इसको विस्तृत रूप में लिखना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 और a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है, और प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 1 है और ये 2x माइनस 3 है। देखिए द्विघात समीकरण में होना का मतलब है कि जिसका घात 2 हो। ठीक है, तो अगर ये 2 दूनी 4x, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और इसका कोई काट नहीं है, कहीं कट नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये द्विघात समीकरण में है। लेकिन चूंकि ये बनाना है तो हम लोग बनाएंगे। तो 4x प्लस 4 प्लस 1 और ये 2x माइनस 3, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 4x और माइनस 2x यानी माइनस 6x और 4 और 1 5, और ये माइनस में उधर आ जाएगा तो 8 है ना। तो ये हो गया। अब इसका द्विघात बहुपद, ये द्विघात समीकरण पूरा बन गया, लेकिन हमको द्विघात बहुपद लिखना है तो सिर्फ इतना होगा। ठीक है, और अगर समीकरण लिखना है तो लिखेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसका घात 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि ax स्क्वायर यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो बहुपद के शून्यकों के गुणांकों का संबंध बताइए। फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। माइनस नहीं होता, ये गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणांकों लिख दिया है और यहाँ माइनस वाला दे दिया है, इसी कारण से इस तरह से हुआ है, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं बताते चलता हूँ। नीचे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 16 18 और 11 तीनों में पूछा था, 11 16 18 में, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न बहुपद px को बहुपद gx से भागा देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भागा देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको लिख देना है। तो भागा दिया हुआ है देखिए, और आप लोगों को अगर भागा नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, वो बना दिया जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल क्लास रख दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, मैं प्रयास करते रहूँगा कि जहाँ तक हो सके सब क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए क्या कह रहा है कि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को बहुपद gx यानी x प्लस 2 से भागा दीजिए तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यानी आप उसको बना लीजिएगा, मैं इसको बता देता हूँ। x प्लस ईजी वाला बता रहा हूँ, आप लोग हार्ड वाला प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा। ये है, अब x में क्या गुना करेंगे, जो 2x स्क्वायर आएगा तो 2x को मैंने गुना करना है, और 2x को ये दोनों में गुना करना है।
इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है। तो 2x² प्लस 4x ये हो जाएगा माइनस, और ये दोनों में चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि घटाना है तो घटाव में चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा -x प्लस 2। अब x में क्या गुना करेंगे, जो -x आएगा तो -1 गुना करेंगे, तो -x और -2। अब ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये खत्म और 2 2 4 हो गया। तो भागफल मेरा कितना आ गया, भागफल मेरा आ गया 2x - 1 और शेषफल मेरा आ गया 4। बस अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जिसके शून्य कितने हैं। तो क्वेश्चन तो मैंने ढक दिया है, आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योग, अच्छा इसमें तो मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला सबसे आसान वाला, कि अगर जब भी बहुपद ज्ञात करना हो तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है जिसका शून्य अल्फा प्लस बीटा हो, तब द्विघात बहुपद जो है सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब x² शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 4, तो 4x प्लस 1 यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। जो मैंने अभी बोला उसको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ये सूत्र लिख दीजिएगा और आप ये लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी अलार्म बजा था तो ध्यान उधर चला गया था। कहाँ हैं हम लोग, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे ना, ये मैंने बता चुका है। अब आते हैं, कह रहा है कि द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का, सेम क्वेश्चन है, आप लोग उसी तरह से लिखिएगा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, माना कि ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है और इसके शून्य कितने हैं। तो आपको तब यहाँ पे सिर्फ एक ये लिखने के बाद लिखिएगा, तब लिखा हुआ है, और सिर्फ यहाँ पे इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लिख दीजिएगा तब x² माइनस द्विघात बहुपद, यहाँ लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² हो गया, योग दिया हुआ -3, तो माइनस माइनस प्लस 3x और शून्यक दिया हुआ है +2, यही हो गया आंसर। बात खत्म। ठीक है, तो अगर समझ में आया हुआ हो तो आप ज़रूर बताएं। अब आते हैं लॉन्ग टाइप में, थोड़ा सा कह रहा है कि इसके शून्यक निकालना होगा और जांच करना होगा। ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप बना सकते हैं नॉलेज के लिए, ये क्वेश्चन इस बार नहीं बताया जाएगा। आप इसका शून्यक, जैसे कि इसको पहले लिख लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3, और इसका बना लीजिएगा, शून्यक निकाल लीजिएगा, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a चेक करके दिखा दीजिएगा। बस जांच भी करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा सा चूँकि एग्ज़ाम है नज़दीक और हमको सारे सब्जेक्ट देखने हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में रहूँगा और आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा चैप्टर, ठीक है। कह रहा है जैक बोर्ड में जो है ये 80 प्रश्न में से 80 नंबर में से 7 अंक इसको दिए गए हैं। तीसरा चैप्टर से 7 अंक इसको मिलेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 7 अंक जो मिलेंगे तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको किसी भी हालत में कंप्लीट करें, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर सोच लीजिए अकेले 7 अंक आपको दे सकता है। तो तीसरा अंक हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा से,
तभी हम लोगों को 7 अंक मिलेगा। और इसमें मैं 18 प्रश्न इम्पोर्टेंट बताया हूँ और ये 45 मिनट नहीं लगने दूंगा। मैं प्रयास करूँगा कि बहुत जल्द आप लोग इसको सीख जाए। इसमें से मैं MCQ के लिए 11, वेरी शॉर्ट आंसर जो है सो 2 और शॉर्ट आंसर जो है सो 4 और लॉन्ग के लिए 1, टोटल 18 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर किया हूँ और हम लोग मिल करके कंप्लीट करेंगे। और ये सारे प्रश्न कंप्लीट करने के बाद आपको 7 अंक जरूर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कह रहा दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक तो सीधा सरल रेखा है और सरल रेखा है तो इतना समझ लीजिएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। जो x अक्ष को एक बार काट रहा है तो ये सीधा सरल रेखा यानी रैखिक समीकरण युग्म बनेगा, ये रैखिक समीकरण बनेगा। और रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण बनेगा। मान लीजिए ये 3x प्लस y बराबर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू बदल जाएगा 7, 2 रखते हैं तो y का वैल्यू बदल जाएगा, 3 रखते हैं तो y का वैल्यू बदल जाएगा, 4 रखते हैं तो y का वैल्यू बदल जाएगा। ये इस तरह का जब समीकरण होता है रैखिक समीकरण युग्म 2 चर वाले, तभी ये सीधा एक सरल रेखा में इसका ग्राफ खींचा जाता है। तो इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो जब भी सीधी रेखा जाए तो जान लीजिएगा कि ये रैखिक समीकरण है और इसके बाद हम लोग इसका अपरिमित रूप से अनेक हल देंगे। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि ये संगत है, असंगत है, संपाती है और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको चूंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोगों को देखना है कि 2 और इसका x के साथ, इसका x के साथ गुना है 2, इसके x के साथ, ये पहला समीकरण हो गया यहाँ और दूसरा समीकरण इधर, ये 4। अब यहाँ पे देखना है कि क्या बराबर है -3 बटा -6 बराबर है 8 बटा 9। तो ये तो देखिए ये बराबर हो जाता है 1 बटा 2, ये माइनस माइनस कट गया, ये 1 बटा 2, यानी एक ये शुरू में तो बराबर है लेकिन लास्ट में बराबर नहीं है, है ना। यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ये है। तो ये जब इस तरह से रहे तो इस तरह का असंगत है, मतलब कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो ये असंगत है। ये क्या है? असंगत। संपाती में अनेक हल होते हैं, असंगत में कोई हल नहीं होते हैं और संगत में हल होते हैं। जिसके हल होते हैं वो लिखाता है संगत, ठीक है। अब कह रहा है जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हों, समझिए एक ग्राफ दिया हुआ है और 2 रैखिक समीकरण का मतलब है कि सीधी रेखा जाएगी और सीधी रेखा में सपोज कीजिए एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वही इसका कहना है कि प्रतिच्छेदी करने मतलब एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके एक हल होंगे। अगर 2 जगह पर प्रतिच्छेद करता तो 2 हल होते, और अगर सेम इसी पर रहता तो अनेक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है यानी अनेक हल होंगे। तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है मेरे भाई, तो इसीलिए यह एक हल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि अनंत हल के लिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, अनंत हल के लिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होने अनिवार्य हैं, है ना। तो ये देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है P के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना जो दिया हुआ है, 2 समीकरण दिए हुए हैं रैखिक समीकरण और उसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है का मतलब प्रतिच्छेद करती रेखा है यानी एक हल है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 बटा B2 का। तो A1 मेरा कितना दिया हुआ है 4 और ये A2 कितना दिया हुआ है 2। A1 हम लोग कहते हैं x के साथ जो गुना रहता है ना उसको A1 कहते हैं, और A2 कहते हैं यानी दूसरे समीकरण में x के साथ जो गुना रहता है उसको A2 कहते हैं, और B1 P यानी जो y के साथ गुना रहता है, और इसमें 2।
तो ये ध्यान में रखिएगा, ये है, अब यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए तो ये 2 है तो ये 4 है, तो ये 2 है तो ये 4 नहीं होना चाहिए, 4 के सिवाय कुछ भी हो जाए तो p नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4, बाकी ये कुछ भी हो सकता है, 4 के सिवाय कुछ भी, है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये जो दिया हुआ है वो समीकरण इसके लिए दिया हुआ है, तो ये किसके लिए, कौन सा रूल को फॉलो करता है। अभी अभी हम बताए थे कि अगर इस तरह से दिया रहे, दो एक बराबर है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये जो है इसका कोई हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से कोई, मतलब कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं। हम बताए थे ना जब असंगत वाला ऊपर में क्वेश्चन बताए थे, तो उसी तरह से इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ना रेस्ट ले लीजिए, 2-4 मिनट का पानी पी लीजिए और उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और तब तक जब तक पानी पीते हैं तो कोई मित्र हमारे हैं जो हमारे चाहते हैं, बहुत मानते हैं हमें, वो वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए और अपने मित्रों को बोलिए फॉलो करने। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से पानी आप लोगों को बगल में रखना चाहिए ताकि बोर फील ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो लड़के पढ़ने वाले नहीं है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है, वो तो बोर फील करेंगे ही करेंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो बोर फील नहीं करेंगे। ऐसे मैं टेलीग्राम एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें MCQ, अब डेली मैं उसमें एग्ज़ाम लूँगा, तो वेट कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है बीच में किसी दिन, बहुत जल्द आज या कल टेलीग्राम ग्रुप तैयार कर दूँ, तो आप लोग ना उसमें जुड़ जाएं, ठीक है। उसमें सारा PDF और क्वेश्चन आंसर वो सारे चीज़ आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है और सभी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट हो गए हैं और मेरे ख्याल से अब आप लोग सब कोई आ चुके होंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, वो हम बताए थे, जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संगत कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं समीकरण इतना का कितने हल हो सकते हैं, तो देख लेते हैं कितने हल होते हैं। 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7। तो यही तो बराबर नहीं है, शुरू में ही बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म, एक सेकेंड मैंने, हाँ, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तब आलेख कैसी खींची जाए, आलेख की रेखाएं कैसी होगी। असंगत का मतलब हो गया कि उसकी कोई हल नहीं है, तब उसका ग्राफ जो खींचा जाएगा वो समांतर खींचा जाएगा, है ना। तभी तो एक ही कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा और कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तभी तो वो क्या हो जाएगा, जब जिसका असंगत है वो समांतर खींचा जाएगा, है ना। 10वां में कह रहा है x बराबर इतना दिया हुआ है, y बराबर 3 दिया हुआ है और k का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, 2 और x के जगह पे 2 बैठाएंगे और y की जगह पे 3 बैठाएंगे, यानी 4 + 9 और 4 9 13। तो ये 13 वाला ऑप्शन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, इसके आलेख की रेखाएं होंगी, इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत का मतलब हो गया या तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी या तो उसी पर दूसरा रेखा जाएगा, है ना, उसी पर, यानी जिसको कहते हैं संपाती। तो कह रहा है समांतर तो नहीं हो सकता, सदैव संपाती हो सकता है, सदैव प्रतिच्छेद भी हो सकता है और प्रतिच्छेद या संपाती दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर डी होगा। अब हम लोग बनाने वाला क्वेश्चन जो है, कह रहा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ देखिए हम लोग पहले बता चुके हैं कि A1, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए कोई हल नहीं होगा,
उसके लिए हम लोग A1/A2 बराबर होगा B1/B2 नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो 4/2 और यहाँ 3/K। अब इसको तिरछे गुना करेंगे तो 4K बराबर 6, तो K बराबर क्या हो जाएगा 6/4। 6/4। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं सही बढ़े हैं या नहीं। 3/K, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अब यहाँ पे 3/4 इसको काट सकते हैं और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 2, यानी K बराबर क्या हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत? चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। P के किस मान के लिए यहाँ निम्नलिखित समीकरणों का निकाय एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। तो और प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं P का कौन सा मान के लिए। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रयास करिएगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा मान के लिए, तो समझिए P दिया हुआ है /3 और 2/1। अब ये P बराबर नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। इतना ही लिखिएगा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए शर्तें लागू है, और ये जो है सो इतना लिख करके और 3 स्टेप में काम खत्म कीजिएगा। इतना लंबा बनाने का झंझट नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो ग्राफीय विधि से आप लोग हल करने के लिए जानते होंगे, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है। अब पहला और दूसरा दिया हुआ है। अब इसका जो पहला समीकरण है वो x - y + 1 = 0 जो पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण का हम लोग मान सारणी, इसको मान सारणी बोलते हैं। तो मान सारणी हम लोग इधर खींचे हुए हैं। पहला सारणी यहाँ देखिए, अगर x के जगह पर अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो y हम मेरा क्या आ जाएगा, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए x - y बराबर 1, सॉरी -1, चूँकि ये उधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगर x ये +1 लेते आते हैं और ये y है ना, तो अगर x के जगह पर हम 0 रखते हैं तो y मेरा कितना आ जाएगा 1, और x के जगह पर हम अगर -1 रखते हैं तो ये तो 1 है ही, यहाँ y बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हो गया मान सारणी। ठीक इसी प्रकार से मान सारणी निकाल करके और आपको ग्राफ खींचना है। अगर ग्राफ नहीं होता है तो आप हमें बताइएगा, वो भी सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। अब हल करना है, और हल आप लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। और जैसे इसमें आपको डर लग रहा होगा कि सर ये बट्टा में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है बट्टा वगैरह। देखो 3x माइनस, ये आप डरो ही नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। हल्का सा एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 10y और बराबर -2, और ये तिरछे गुना हो जाएगा तो 9x माइनस 10y बराबर -12। ये समीकरण 1 मान लो, और इसी तरह से इसको हल करके हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसको समीकरण 2 मान लो, और उसके बाद x y का मान निकाल दो। कोई दिक्कत अगर नहीं होता है तो विलोपन विधि द्वारा यूज कर सकते हैं, सबसे आसान होता है। 16वां नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा फर्क है जो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये पूछेगा नहीं वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या, एक अंकों का योग जो है, दोनों अंकों का योग जो है सो 8 है। अंकों को पलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या से 36 अधिक है। तो मान लेंगे कि पहला संख्या जो है सो 10x प्लस y है। संख्या के बारे में इकाई अंक मैंने y माना है, दहाई अंक x। तो अब यहाँ पे कह रहा अंकों को पलटने पर, तो अंक अगर हम लोग पलट देते हैं तो जो है सो प्राप्त संख्या दी गई, ये जो प्राप्त संख्या है वह दी गई संख्या से 36 अधिक है। तो अगर हम इसमें 36 जोड़ दें तो संख्या बराबर हो जाता है। पहला समीकरण आपको यहाँ से मिल जाएगा, और दूसरा है कि दोनों संख्याओं का योग मेरा 8 दिया हुआ है, दूसरा समीकरण यहाँ से मिल जाएगा।
दोनों समीकरण को हल कीजिए, आपका एक्स वाई का मान निकल जाएगा और इसमें बैठा दीजिए, और इसमें बैठाने के बाद कहाँ गया मेरा, हाँ इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट को खींच सकते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, वो ग्राफीय विधि द्वारा मैं ऊपर में हल्का सा हिंट कर चुका हूँ। अब आते हैं चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा आप लोगों को, चौथा और पाँचवा। चौथा पाँचवा चूँकि इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, चौथा और पाँचवा दोनों काफ़ी नंबर से पूछे जाते हैं। मैं कल बताऊँगा, टेलीग्राम लिंक भी बताऊँगा, तो आप लोग जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। धन्यवाद। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आएँ और थोड़ा सा शेयर कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लाइक्स एंड सब्सक्राइब, कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और कहाँ से हैं वो भी लिखिएगा।